हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लग्न कुंडली का चार्ट है। आपकी है सिंह लग्न की जन्म कुंडली। और इस लग्न कुंडली के जो मालक हैं वो हैं सूर्य ग्रह। और सूर्य ग्रह बैठे यहाँ पे देखो जी 8वें घर में। और आपके 8वें घर में देखो जी 4 ग्रह बैठे हैं। और 3 ग्रह अस्त हैं, बुध अस्त है, शुक्र अस्त है और चंद्रमा अस्त है। अस्त का मतलब क्या होता है वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। आपकी कुंडली की बात करें तो काफी ग्रह खराब बैठे हैं, जैसे कि ये चारों ग्रह ये तो आपको खराब फल देंगे जरत्र। और यहाँ पे जो राहु बैठा है 7वें घर में, ये आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा। ये विवाह संबंधी आपको परेशानी देगा। यहाँ तक कि मतलब तलाक तक भी करा सकता आपका, क्योंकि राहु जब भी 7वें घर में बैठता है बंदे को विवाह का सुख नहीं मिलता। शनि 5वें घर में बैठा है, वैसी दृष्टि अपनी पड़ रही इसकी अपने घर के ऊपर। थोड़ा बहुत राहु के बुरे फलों में कमी जरूर आएगी। गुरु मंगल बैठे हैं 10वें भाव में, तकरीबन अच्छे फल देंगे। तो शनि भी कुछ अच्छे फल देगा, ज़्यादातर खराब फल। बाकी यहाँ पे जो 4 ग्रह बैठे हैं ये तो आपको ज़्यादातर खराब फल देंगे, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं माना गया 8वां घर। और अभी आपके ऊपर शुक्र की महादशा अभी शुरू हो चुकी है। देखो जी, अभी शुरू हुई है 17/11/2020 को, और ये चलेगी 2040 तक। 20 साल की महादशा है। मतलब आपके ऊपर जो बड़ा असर है शुक्र ग्रह का ही है, क्योंकि शुक्र की महादशा भी आपके ऊपर है और शुक्र की अंतरदशा भी आपके ऊपर है, जो कि 24 तक का है। और शुक्र वैसे बैठा है यहाँ पे उच्च राशि में बैठा है, लेकिन घर अच्छा नहीं, जिसकी वजह से खराब फल भी जरूर देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि अस्त बैठा है, मृत बैठा है, बिल्कुल मृत बैठा है। सूर्य 21 डिग्री का, शुक्र 21 डिग्री का, बिल्कुल क्लोज होने की वजह से बिल्कुल ही मतलब ये बिल्कुल इसका इसमें बिल्कुल बल ही नहीं है। जो भी अच्छे बुरे फल देगा, अगर बुरे फल देगा उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसने आपको सेक्स रोग भी दे सकता था कोई। अच्छे फलों में भी कमी आएगी, बुरे फलों में भी कमी आएगी। तो चलिए जी बात करते हैं स्टार्टिंग से सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से। सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी दूंगा, ताकि आपको जो मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ, आपकी कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूँ, वो आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो टोटल कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज को बताते हैं। तो पहले आप मतलब समझिए कि 12 ग्रह कौन से हैं। ये है आपका पहला घर, जहां पे 5 नंबर लिखा है। नंबर 5 जरूर लिखा, लेकिन ये पहला घर है। ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर जो मैंने लिखे हुए हैं ये राशियां हैं। 12 ही राशियां होती हैं, जो कि घरों से अलग होती। 12 घर अलग होते हैं, राशियां अलग होती हैं। पहले आपने मतलब घरों को देखना, इन्हें नंबरों को मत देखो। अपने मन में, अपने दिमाग में ये आपने बिठाना है कि ये पहला घर है, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां घर, 10वां घर, 11वां और 12वां। फिर आ गया पहला घर। आपको भाई घर अच्छी तरह याद होने चाहिए। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये चौथा घर है, ये 10वां घर, ये छठा घर है, ये दूसरा घर है। क्योंकि 12 घर आपकी लाइफ की किसी न किसी चीज को बताएंगे। जैसे कि पहला घर जो है वो आपका शरीर है। ये समझ लो कि आप हैं, ये आपके बारे में बताएगा। अगर आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव देखना, आपका रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपकी शुरुआती जीवन देखना, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है, तो हम पहले घर को देखेंगे। और पहले घर का जो मालक है, 5 नंबर लिखा है, मालक कौन है? सूर्य है। सूर्य को देखेंगे। और यहाँ पे जो केतु बैठा है इसको भी देखेंगे। और पहले घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, इनको देखेंगे। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। धन के लिए दूसरे घर का मालक कौन है? बुध। बुध को देखेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन के बारे में बताएगा। 5वां घर संतान का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। 7वां घर आपकी पत्नी का है। 8वां घर आयु का। 9वां भाव आपके भाग्य का। 10वां भाव से आपकी नौकरी व्यापार का सुख देखेंगे। 11वां घर लाभ का। 12वां घर खर्च का। और देखो जी, उस घर का मालक देखना जरूरी है। जैसे कि आपकी संतान का सुख देखना, आपके बच्चों का सुख देखना है, तो मैंने क्या बोला? 5वां घर आपके बच्चों का है, तो ये 5वें घर से आपकी संतान का सुख देखेंगे। और यहाँ पे देखो उस घर का जो मालक देखना जरूरी है। जो नंबर लिखे हुए हैं इन नंबरों को देखेंगे, इनका मालक कौन है। जैसे कि 5वां घर आपकी संतान का, तो संतान के लिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, मालक कौन है? गुरु ग्रह। गुरु ग्रह को देखेंगे। और यहाँ पे जो बैठा है शनि, इसको भी देखेंगे। चौथा घर है आपकी माता का, तो माता के लिए इस घर का जो मालक है 8 नंबर लिखा है, मालक कौन है? मंगल। इस मंगल को देखेंगे। और इनके ऊपर मंगल गुरु की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। अब बात करते हैं। देखो जी, ये थी बेसिक जानकारी। इसके अलावा थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको मैं और देता हूं। वो यहाँ पे देखो जी, मैंने लिख रखा है दशा और अंतरदशा। तो जैसे कि आपको मैंने बोला कि कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब है। जैसे कि बोला कि गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, ये आपको अच्छे फल देंगे। और मैंने क्या बोला कि राहु खराब है, ये चारों ग्रह खराब हैं, ये आपको खराब फल देंगे। देखो जी, कहने का मेरा मतलब ये है, जो ग्रह आपके अच्छे हैं
उन्होंने आपको अच्छा रिजल्ट, अच्छे फल कब देने हैं, जब उनका समा, उनका जो टाइम है आपके ऊपर आएगा। और जो ग्रह आपके खराब हैं, उन्होंने अपने खराब फल कब देने हैं, जब उनका टाइम आपके ऊपर आएगा। और टाइम और समा क्या है, जिसे हम कहते हैं दशा। तो अभी आपके ऊपर चल रही है इसकी दशा शुक्र महाराज की, जो कि देखो जी 20 साल की है। आप ये फार्मूला नोट कर लें कि हमारी लाइफ में, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हमारी लाइफ में जो बड़ा असर उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। जैसे कि अब अगर आपकी लाइफ की बात करें तो आपकी लाइफ में बड़ा असर किसका है, इसका, शुक्र ग्रह का, जो कि अभी शुरू हुआ है 11वें महीने से। इससे पहले थी आपके ऊपर केतु की महादशा, उस समय आपके ऊपर बड़ा असर था केतु ग्रह का। और बड़ा असर का मतलब ये है कि आप ये सोच लें कि आपकी लाइफ में 80% आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वो 80% आपके ऊपर शुक्र की वजह से हो रहा है। और 20% हमारे ऊपर असर होता है जिसकी अंतर्दशा होती है। और अंतर्दशा आपके ऊपर देखो जी, वो भी शुक्र की है और वो 24 तक रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो शुक्र ग्रह का है। और शुक्र जहाँ पे बैठा है, जो वो आप यहाँ पे बैठ के आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा वो अपनी महादशा में देगा, जो कि चल रही है आपके ऊपर। तो सबसे पहले देखो जी, जो आपकी मूल्य कुंडली में नेगेटिव लगा, वैसे तो काफ़ी ग्रह आपके खराब ही हैं, तो नेगेटिव आपका राहु है। तो राहु ग्रह देखो जी यहाँ पे आपको, क्योंकि ये 7वां ग्रह है आपके विवाह का, आपकी पत्नी का। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, आपकी पत्नी का सुख देखना है, पत्नी कैसी मिलेगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, पत्नी से निभेगा या नहीं, तो इस घर से देखेंगे, जो कि है 7वां घर। और ये आपके विवाह का सुख देखने के लिए इस घर का जो मालिक है, यहाँ पे देखो ये 11 नंबर लिखा है, राशि है कुंभ, इसका मालिक कौन है, शनि। तो आपके विवाह के लिए इस घर का जो मालिक शनि है उसको भी देखेंगे, और इस घर में जो राहु बैठा है उसको भी देखेंगे। तो इस घर का जो मालिक है शनि, वो बैठा आपका 5वें घर में। अच्छी बात क्या है कि शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ेगी, वो तो आपको विवाह का सुख अच्छा देगा। लेकिन यहाँ पे जो राहु बैठा है, क्योंकि ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के ऊपर, कि जब भी राहु 7वें घर में बैठा होता है, ये बंदे को विवाह का सुख नहीं मिलने देता। विवाह संबंधी परेशानियां उसको जरूर आती हैं, और कोई ना कोई परेशानी जरूर आएंगी, आपको भी विवाह संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। जैसे कि राहु की शर्त होती, जहाँ तो ये विवाह कई बार देरी से कराता है, या किसी दूसरी जाति की लड़की से करा सकता है, या अगर आपका विवाह जरूरी नहीं कि देखो आपका मान लो विवाह सामान्य तौर पर जल्दी भी हो जाता है, तो पत्नी से नहीं बनेगी, आपकी लड़ाई झगड़े, मतलब यहाँ तक कि तलाक भी करा देता है। और जब भी राहु साथ में अगर बैठ जाता है, तलाक जरूर कराता है ये, एक तो विवाह करा ही देता है आपकी। मुझे क्या आ रहा है कि बात, एक तो यहाँ पे जो शनि बैठा है, क्योंकि शनि अपने घर को देख रहा है, जिसकी वजह से राहु के जो बुरे फल हैं, आपको मैं बुरे फल बता रहा हूँ, उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी, क्योंकि इस घर का जो मालिक है शनि बैठा अपने घर को देख रहा है। फिर भी आपको राहु मतलब परेशान जरूर करेगा, क्योंकि 7वां घर विवाह का। इसके अलावा 7वां घर आपकी दिल्ली की इनकम का है, तो दिल्ली की इनकम संबंधी परेशानियाँ, साझेदारी की कामों का है। तो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे, उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए कभी भी किसी के साथ साझेदारी के साथ काम ना करें। और ये राहु, इसके अलावा इसकी 3 दृष्टियां, यहाँ से ये इस घर को देखेगा, लाभ का है, लाभ में कमी करेगा। पहले घर को देखेगा जो कि शत्रु राशि है, आपको आपकी सेहत को खराब करेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, फिजूल की यात्राएं, टेंशन, डिप्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा ये संघर्ष कराएगा राहु आपको। तो इसलिए भाई इसका शांति सी की करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको विवाह का सुख मिल सके और इसके आप बुरे फलों से बच सकें। तो अब सवाल है कि भाई इसके बुरे फलों से बचे कैसे। तो देखो, सबसे पहली बात, सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि शनि के पीछे 19 नंबर, राहु के पीछे 9 नंबर, गुरु के पीछे 10 नंबर, मंगल के पीछे 21 नंबर। और ये देखो जी नंबर क्या है, ये इनका बल है। बल मतलब ये इनकी पावर होती है, ये डिग्री, इन्हें डिग्री कहा जाता है। ये डिग्री देख के ही हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह वहाँ पे कितना बल लेके बैठा है, जिसकी वजह से वो ग्रह जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, कितनी मात्रा में देगा, हम ये डिग्री देख के डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ ग्रहों के पीछे मैंने अस्त भी लिख रखा है। बुध आपका अस्त बैठा है, शुक्र अस्त बैठा है, चंद्रमा अस्त बैठे हैं। देखो जी, फार्मूला ये है कि अगर कोई भी ग्रह अस्त बैठा हो, जहाँ वो 0 डिग्री का बैठा हो, तो वो समझ लो कि वहाँ पे मृत बैठा है। मृत मतलब वो डेड अवस्था में बैठा है।
उसमें बल ही नहीं है, ये बल ही नहीं है। देखो 0 डिग्री समझ लो कि बल नहीं है, और अस्त बैठा है मतलब उसमें बल नहीं है, बल मतलब उसमें जान नहीं है। जान ना होने की वजह से वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में देगा। अगर मान लो कोई बंदा बीमार हो, बिल्कुल उसमें उसका शरीर काम ही ना करे, वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही ये समझ लो कि अगर ग्रह अस्त बैठा है, 0 डिग्री का बैठा है, वो बलहीन है, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 5%। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहाँ पे बाल अवस्था में बैठा है, एक बच्चे के रूप में बैठा है। वो भी ग्रह जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह और ऐसे ही अगर कोई ग्रह कुंडली में 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे बुजुर्ग रूप में बैठा है, मतलब एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से वो भी ग्रह जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा बिल्कुल ही कम मात्रा में, सिर्फ 10 से 20% की मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, इसके आसपास बैठा है, मतलब उसकी डिग्री 10, 11, 20 के अंदर अंदर है, तो वो समझ लो कि पूरा जवान बैठा है। जैसे कि 20-25 साल का लड़का होता है, उस अवस्था में बैठा है, जिसकी वजह से वो आपको वो ग्रह जो भी आपको अच्छे फल देगा पूरी 100% मात्रा में, अगर बुरे फल देगा वो भी पूरी 100% मात्रा में। तो यहाँ पे देखो राहु के पीछे क्या लिखा है, 9 नंबर, पूरा हट्टा कट्टा ही यहाँ पे पूरा जवान है, हट्टा कट्टा। और आपको मैंने इसके जो बुरे फल बताए वो आपको पूरी 100% मात्रा में मिलेंगे। मैंने क्या बोला, विवाह का सुख नहीं मिलने देगा, पूरी मात्रा में तलाक करवा देगा, काफ़ी योग बने हुए हैं। अब सवाल है कि बुरे फलों से कैसे बचना है, उपाय क्या करने हैं, वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। इसका जो 9 डिग्री इसको करना है हमने 0, यानी कि इसकी डिग्री को हमने माइनस करना है। मतलब ये यहाँ पे सब सोच लो कि एक जवान बैठा है, लेकिन हमने इसको करना है मृत, इसका डेड करना है, ताकि आपको विवाह का सुख मिल सके। इसके लिए देखो जी, इसका बल कम करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है इसका मंत्र जाप करना। इसलिए आप इसका मंत्र जाप जरूर करें। इसका दान भी है सतनाजा, उसका दान भी करें। इसके अलावा आपको मैं एक अलग से वीडियो भेजूंगा राहु ग्रह के उपाय की, उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, बहुत जरूरी है इसके उपाय करने। ओम राम राहवे इसका नमा, ओम राम राहवे नमा इस ग्रह का मंत्र जाप है। लाइफ टाइम करिए अगर आप विवाह का सुख चाहते हैं। आगे बात करते हैं इस घर का जो मालिक है शनि, उसको भी देख लेते हैं कि वो मतलब कि कैसे फल देगा। और शनि ग्रह देखो जी 5वें घर में बैठा है, 5वां घर है आपकी संतान का। अगर आपकी संतान का सुख देखना, आपके बच्चों का सुख देखना है, इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालिक है गुरु, उसको भी देखेंगे। और इस घर में जो बैठा शनि है उसको भी देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। और शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। और ये 11 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक। इन दोनों घरों का मालिक ये शनि है, और इस कुंडली में ये मार्केश है। तो शनि देखो जी यहाँ पे आपको ज़्यादातर खराब फल देगा, क्योंकि मार्केश भी है, सिर्फ अपने घर को देख रहा है, अपने घर के कुछ अच्छे फल देगा, बाकी 5वें घर संबंधी आपको खराब फल जरूर देगा। 5वां घर आपकी संतान का है, तो संतान संबंधी आपको कष्ट जरूर देगा। कोई ना कोई संतान के मामले में आपको परेशानियां जरूर आएंगी, संतान को लेकर कष्ट जरूर आएगा कोई ना कोई। देखो जी संतान संबंधी परेशानी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जहाँ तो संतान चाहे संतान आपकी रोगी हो सकती है, क्योंकि ये छठा घर रोग का है। चाहे संतान आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर सकती है, जन संतान से आपको कम बन सकती है, या संतान के द्वारा आपको कष्ट आ सकता है, या आपके द्वारा संतान मतलब संतान को लेकर कोई ना कोई परेशानी जरूर आएंगी। और इसकी 3 दृष्टियां, यहाँ से ये इस घर को भी देखेगा, विवाह संबंधी अपने घर को देख रहा, अपने घर का तो नुकसान करेगा नहीं, तो विवाह का सुख अच्छा दे सकता है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, लाभ में कमी करेगा। 12वें घर को देखा, धन की हानि कराएगा। तो कहने का मतलब शनि ग्रह को भी यहाँ पे सही करना जरूरी है। इसके लिए भी इसका मंत्र जाप जरूर करें। अगर आप विवाह का सुख चाहते हैं, खाली ये नहीं कि राहु का कर लिया तो शनि का नहीं किया, नहीं, शनि का भी करना पड़ेगा, क्योंकि विवाह के घर का मालिक शनि है, उसको भी सही करें। तो दोनों ग्रहों का एक एक माला लाइफ टाइम जरूर करें। जरूरी नहीं कि खाली आपको विवाह का सुख मिलेगा, इनके हजारों बेनिफिट है भाई, क्योंकि दोनों की दृष्टि लाभ के घर के ऊपर पड़ रही है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अगर लाभ नहीं ना मिल रहा, तो ये दोनों ग्रह जिम्मेदार हैं। उस घर का मालिक वो तो आपका पहले नीच का बैठा है बुध, तो इनके मतलब मंत्र आप जरूर करें, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर, धन की हानि, परिवार के सुख में कमी, वाणी कठोर। शनि मंत्र जाते रहें, तेल का दान भी करते रहें, इसका मंत्र आप भी करते रहें। तो देखो जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो आपके 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 12 ग्रह हैं वो हमारी लाइफ की किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। ऐसे ही भाई जो 8वें घर में बैठे हैं, चारों ग्रह 8वें घर में बैठे हैं, और 12 ग्रहों में से सबसे खराब घर इसी 8वें घर को माना गया है।
आठवें घर जैसे कि सातवां घर आपकी पत्नी का है, चौथा घर आपकी माता का, पांचवां घर आपके बच्चों का, ऐसी जो आठवां घर है यहाँ से हम आयु देखते हैं। आयु, मृत्युदल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, बंधाएं, परेशानियां, ये मतलब खराब घर माना गया, सबसे खराब घर, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी ग्रह जब बैठ जाता है तो वो ज्यादातर अच्छे फल नहीं देते अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आए। और सरल नामक विपरीत राजयोग तभी बनता है जब लग्नेश अच्छा हो। आपकी कुंडली में लग्नेश भी आपका सही नहीं बैठा, वो भी खराब बैठा है आठवें घर में। लग्नेश ही खुद आपका देखो आठवें घर में बैठा है, सूर्य है, लगन दोष बना हुआ है। तो यहाँ पे शुक्र की बात करते हैं पहले, क्योंकि शुक्र की अभी आपके ऊपर चली है महादशा। और शुक्र ग्रह देखो जी यहाँ पे 12 नंबर लिख के, ये शुक्र की उच्च राशि है, ठीक है, उच्च राशि में बैठा, अपनी मतलब सबसे अच्छी जगह पे बैठा है। लेकिन आठवां घर है खराब घर, जिसकी वजह से ये यहाँ पे खराब फल भी जरूर देगा, अच्छे फल भी जरूर देगा, लेकिन अस्त बैठा है। फार्मूला वो है कि जो आपको मैं बता चुका हूँ, जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। तो शुक्र यहाँ पे अपनी उच्च राशि में बैठे, लेकिन घर अच्छा नहीं, जिसकी वजह से खराब फल भी जरूर देगा। और शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। 2 नंबर वाला आपका 10वां घर है, जो कि आपकी नौकरी व्यापार का है। जो भी आप नौकरी व्यापार कारोबार बिजनेस करेंगे इस घर से देखेंगे, और इस घर का जो मालक है शुक्र है उससे भी देखेंगे, और यहाँ पे जो गुरु मंगल बैठे हैं इनको भी देखेंगे। और शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है इस घर का जो मालक है, जो कि तीसरा घर है आपका छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का। तो यहाँ पे 2 खराब योग बने, एक तो पराक्रम भंग योग बना, दूसरा राजभंग योग बना। राजभंग योग के कारण आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियां अभी आएंगी, ये वर्तमान में जो भी आप मतलब नौकरी व्यापार बिजनेस करेंगे उसको लेके आपको दिक्कतें आएंगी। पराक्रम भंग योग बना, पराक्रम में कमी आएगी, ये मतलब शुक्र आपको अभी खराब फल देगा। उच्च का बैठा थोड़े बहुत अच्छे फल दे सकता है, देगा जरूर, लेकिन काफ़ी मेहनत करने पर। यानी कि आपको ये धन भी देगा, क्योंकि शुक्र लग्जरी लाइफ का स्वामी है, मालवीय योग लेके बैठा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक तो अस्त बैठा है, वैसे ही मृत बैठा है, डेड अवस्था में बैठा है। और ये शुक्र विवाह का कारक है, विवाह के सुख में कमी, पत्नी का कारक है, पत्नी को बीमार। शुक्र गुप्त अंगों का कारक है, गुप्त रोग भी आपको दे सकता है छोटा मोटा कोई। शुक्र की दशा देखो जी आपको थोड़े बहुत अच्छे फल देगी, बाकी तो खराब फल देगी। और साथ में चंद्रमा बैठा है, विपरीत राजयोग बना है, वैसे आपको धनी जरूर बनाएगी, लेकिन काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा बुध बैठा है साथ में, नीच भंग राजयोग बना है, क्योंकि बुध यहाँ पे नीच का बैठा है। लेकिन बिल्कुल फिर भी देखो नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होगा। सूर्य बैठा है तो जातक को मेहनत का फल नहीं मिलेगा, सबसे नेगेटिव बात तो यही है। क्योंकि देखो जी आप जितनी भी मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको जीवन में बोझ संघर्ष करना पड़ेगा। तो अगर आपको अभी वर्तमान में नौकरी व्यापार संबंधी कारोबार संबंधी परेशानियां आ रही हैं, तो आप इस ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें। शुक्र ग्रह का देखो आपको मैं बता चुका हूँ, इसके ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने हैं। इसका आपने रत्न कोई धारण नहीं करना है। देखो जी रत्न धारण करने से इनकी, क्योंकि रत्न क्या होता है, उस ग्रह की जो पावर है उसको बढ़ाता है, ये आपको मैं लास्ट में बताता हूँ। तो शुक्र ग्रह के लिए यहाँ पे आप सबसे बेस्ट उपाय, इसका मंत्र या आप कम से कम 2 माला हर रोज सुबह के टाइम करना है। इसका एक कवच का पाठ होता है, शुक्र कवच का पाठ, वो भी आपने डेली करना है। हो सके शुक्रवार का व्रत कथा आरती भी करें। वैसे मंत्र आप रेगुलर जरूर करें, कम से कम 2 माला तो जरूर करें, और कवच का पाठ ये लाजमी है। और हो सके तो शुक्रवार को नमक और खटियाई ना खाया करें। आगे बात करते हैं यहाँ पे बुध ग्रह की। और बुध यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि बुध की नीच राशि है, जो कि सबसे खराब स्थिति है बुध की। क्योंकि एक तो घर अच्छा नहीं, एक तो वैसे ही 8वें घर में बैठा, दूसरा बैठा भी नीच का है, यानी कि ये बुध आपको बिल्कुल खराब फल देगा। थोड़े बहुत बुरे फल में कमी जरूर आए, क्योंकि नीच भंग राजयोग बना हुआ है। देखो नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही अस्त बैठे हैं, मृत बैठे हैं। तो बुध भी यहाँ पे आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? बुध इन 2 घरों का मालक है, ये 6 नंबर वाला और ये 3 नंबर वाला। 6 नंबर वाला आपको मैंने बताया था कि ये आपका दूसरा घर है, जैसे कि ये पहला घर था, ये दूसरा घर आपको मैंने बताया था कि आपके धन का है। अगर आपकी धन की स्थिति देखनी है, आपके पास कितना पैसा है, आपकी बैंक बैलेंस देखना, आपकी धन संपत्ति देखनी है, तो इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालक बुध है उससे देखेंगे। और दूसरा घर आपके परिवार का भी है, आगे आपके परिवार का सुख देखना है बुध से। दूसरा घर आपकी वाणी का भी है। और बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है, जो कि लाभ का है। जो भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी कारोबार कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा या नहीं, इस घर से देखेंगे। उस घर का मालक कौन है? बुध। 11वां घर आपके धन कमाने के साधनों का भी है, जो भी आपकी इच्छाएं पूर्ति हैं वो भी यहाँ से देखेंगे। तो दोनों घर को देखो जी, मालक बुध उठ के चला गया नीच राशि में। आप खुद सोचो, बंदा अगर नीच, आपने ये पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, कोई भी ग्रह जब नीच राशि में बैठ जाता है वो बिल्कुल उसकी खराब स्थिति होती है।
तो इन दोनों ग्रहों के आपको खराब फल मिलेंगे। दो खराब योग बने, एक तो धनहीन योग बना, दूसरा लाभ भंग योग बना। धनहीन योग कारण के आपको धन संबंधी परेशानियां सदैव लगी रहेंगी। धन को लेके कोई ना कोई कष्ट जरूर आएगा, जितना मर्जी धन कमा ले धन आप जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए भाई अगर आपको धन संबंधी परेशानियां आ रही हैं, आप धनवान नहीं बन पा रहे, धन को नहीं अच्छी तरह से कमा पा रहे, धन कमाने के साधन नहीं बढ़ रहे, तो उसका ये ग्रह जिम्मेदार है बुध। क्योंकि बुध देखो नीच का बैठा है, धन कैसे आएगा आपकी लाइफ में। तो लाभ भी अगर नहीं मिल रहा तो बुध ग्रह का मंत्र जाप करें, बहुत जरूरी है। इसका भी कम से कम एक माला ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। पेट विकार संबंधी गुप्त रोग ऐसी कुछ परेशानी आपको दे सकता है। आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, ये भी आपका अस्त बैठा है, मृत बैठा है। इसकी बात कर लेते हैं। चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इसे 12वें घर का मालक है। वैसे देखो जी वही बात आपको मैंने बताया था कि इन्हीं 6ठा 8वां 12वां घर ये खराब घर माने गए हैं। अगर इन्हीं का मालक इन्हीं के घर में बैठा हो तब जाके अच्छे फल देता है। यानी कि वो वहाँ पे सरल नाम को विपरीत राजयोग लेके बैठता है। लेकिन वो युग तभी लागू होता है जब लग्नेश मजबूत हो। और आपका देखो लग्नेश मैं बता चुका हूँ वो सही नहीं है, तो ये योग यहाँ पे लागू नहीं होगा, जिसकी वजह से चंद्रमा भी यहाँ पे आपको खराब फल देगा। खराब फल क्या देगा? देखो जी 8वां घर है, वो यहाँ पे बाल अरिष्ट योग बना चंद्रमा की वजह से। जातक की सेहत को खराब करेगा, जातक को बीमार करेगा, गुप्त चिंताएं, पारिवारिक सुख में कमी। चंद्रमा माता का कारक है, माता के सुख में कमी। शुरुआती जीवन संघर्षमयी होगा जातक का। कभी कभी अचानक धन की हानि भी हो सकती है। चंद्रमा भी मतलब आपको खराब फल देगा। चंद्रमा मन का कारक है, जातक मानसिक चिंता ज़्यादा करेगा, नास्तिक विचारों वाला होगा, मन विचलित, मस्तिष्क अस्थिर। मतलब चंद्रमा क्योंकि मन से रिलेटेड है तो जहाँ तक मानसिक चिंताओं में ज़्यादा ग्रस्त रहेगा। चंद्रमा की दशा भी खराब फल देगी आपको। कई बार तो होता है जहाँ तक स्वयं अपने लिए ही परेशानियाँ उत्पन्न कर लेता है। तो चंद्रमा की दशा भी देखो जी खराब जाएगी। और साथ में चंद्रमा के बैठा है बुध, तो गुप्त बीमारी का भी भय लगा रहेगा, ऑपरेशन का भी भय लगा रहेगा। शुक्र बैठा है, पराक्रम भंग योग बनाए, सरकार की तरफ से कोई दंड भी मिल सकता है आपको। तो सूर्य बैठा है साथ में, चांद के साथ सूर्य बैठा है। ऐसे जातक का जो जन्म है अमावस्या के दिन होता है, शाम के समय होता है। तो ये भी एक खराब योग है, लगन भंग योग बना हुआ है। तो आगे बात करते हैं। देखो जी आपके यहाँ पे मंगल और गुरु ग्रह की बात कर लेते हैं। और ये दोनों ग्रह अगर कहा जाए तो आपको तकरीबन अच्छे फल देंगे, क्योंकि दोनों इस कुंडली में योग कारक हैं। मंगल नवमेश है, गुरु पंचमेश है, बैठे भी अच्छी जगह पे हैं। वैसे इनका शत्रु ग्रह है, फिर भी तकरीबन क्योंकि योग कारक हैं तकरीबन अच्छे फल देंगे। बारी बारी बात करते हैं। पहले मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह देखो जी ये है आपका 10वां भाव, जो कि आपके नौकरी व्यापार का है, कारोबार का है। जो भी आप कारोबार नौकरी व्यापार करेंगे इस घर से देखेंगे। इस घर का मालिक शुक्र वो तो आपका देखो जी खराब बैठा है, और यहाँ पे मंगल गुरु बैठे हैं। तो मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 8 नंबर वाला है आपका चौथा घर। चौथा घर है आपकी माता का, आपके मकान का, मकान आपका जो घर उसका, आपके वाहन का, आपकी भूमि जमीन जायदाद का, आपका घर का सुख, घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें। अगर ये चीज़ें मतलब देखनी है तो इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? मंगल। और मंगल यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि आपके भाग्य का है। तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख। तो मंगल सबसे अच्छी बात इसकी देखो जी 3 दृष्टियां हैं इस घर के अलावा। ये यहाँ पे देखेगा 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा, और 8वीं दृष्टि 5वें घर के ऊपर पड़ेगी। तो अपने घर को देखेगा, अपने घर की आपको बहुत अच्छे फल देगा। चौथे घर की आपको माता का सुख देगा, मकान का सुख देगा, वाहन का सुख देगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख देगा। यानी कि जातक के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख आपको जरूर देगा। ये भूमि का कारक जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा, जातक भाग्यशाली होगा। ऐसे जातक को संतान का भी सुख अच्छा रहेगा, जातक परिवार का नाम भी रोशन करेगा। मतलब मंगल फिर भी भाई आपका अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर। मित्र राशि आपकी सेहत को भी अच्छा करेगा, जातक की सेहत अच्छी होगी, जातक साहसी होगा, नीडर होगा, हिम्मत वाला होगा। पुत्र संतान के भी योग बनेंगे क्योंकि मित्र राशि है, साथ में गुरु बैठा है। और ऐसे मैंने जहाँ तक देखे हैं ज़्यादातर वैसे सरकारी नौकरी में भी होते हैं, जहाँ तो IAS अधिकारी हो सकते हैं, जहाँ IPS अधिकारी हो सकते हैं, जहाँ PCS अधिकारी हो सकते हैं, या किसी पुलिस में या मिलिट्री में जरूर होते हैं ऐसे जातक। तो मतलब मंगल आपके लिए अच्छा है, अच्छी बात है। आपके भाग्य का मालिक ये तो आपकी अच्छी, इसकी दशा अच्छी जाएगी। मंगल की दशा में जातक का भाग्य होगा, जमीन जायदाद का लाभ होगा, संतान का सुख मिलेगा, भौतिक सुख मिलेंगे।
साथ में गुरु बैठा है, तो जहाँ तक शत्रुओं का भी नाश करेगा, गुणी हो, मतलब मंगल कहने का मतलब, क्योंकि बल भी देखो सही है, 21 डिग्री का बैठा है, पूरा जवान बैठा है, ये तो आपको तकरीबन अच्छे फल देगा, क्योंकि इनकी जो 3 दृष्टियां मित्र राशि के ऊपर पड़ेंगी। बात करते हैं देखो जी आगे गुरु ग्रह की। गुरु भी यहाँ पे, इसकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे और 9वीं यहाँ पे। वो थोड़ी सी खराब रही क्योंकि नीच राशि है, तो 10वें भाव में बैठा है, भाग्य का पंचमेश है और अष्टमेश है। आयु लंबी करेगा, संतान का सुख अच्छा देगा। चौथे घर का आपको अच्छे फल मिलेंगे, ये घर आपका अच्छा है, चौथा घर। चौथे घर से जो भी चीज़ें देखी जाएंगी वो आपके लिए अच्छी हैं, जैसे कि जाते के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन या सभी सुख अच्छे होंगे। धन के घर को देखेगा, धन के लिए भी अच्छा है। संतान का मालक है, संतान के लिए अच्छा है, जाते काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। थोड़ा सा शत्रु रोग कर्जे से परेशान जरूर रहेगा, फिर भी मतलब गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी। तो ऊपर देखो जी केतु बैठा है, सर के ऊपर बैठा आपके, और शत्रु राशि में बैठा है, ये यहाँ पे बैठ के खराब का जरूर देगा। ये भी पहला ग्रह है आपका शरीर, आपके शरीर का नुकसान करेगा, सेहत को खराब करेगा, संघर्ष कराएगा, फजूल की यात्राएं, बहुत ज़्यादा लाइफ में संघर्ष कराएगा, परेशानियां क्रिएट करेगा, सिर में पीड़ा बनी रहेगी, मस्तक रोग दे सकता है। इसको भी शांत करना जरूरी है। इसके लिए भी इसका भी एक माला रात के समय जरूर करें, और इसके लिए कुत्ते को रोटी जरूर डाला करें। तो देखो जी ये थी आपकी कुंडली का फलादेश। आपने जैसे मुझे बोला था कि आप पन्ना सूर्य का रत्न धारण करें या ना, आपको मैं पहले बता दूं जो रत्न होता है उसका क्या काम होता है। देखो जी रत्न उस ग्रह की जो पावर होती है, पावर मतलब उसका बल बढ़ाता है। बल क्या, जैसे कि अगर ग्रह अगर आपको अच्छे फल दे रहा है, मान लो यहाँ पे राहु है, राहु क्योंकि आपको खराब फल दे रहा है पत्नी के मामले में, तो आप राहु का रत्न धारण करोगे। गोमद मान लो आप धारण करते हो, तो गोमद धारण करने से क्या होगा, पत्नी संबंधी ज़्यादा खराब फल देगा, तलाक करा देगा ज़्यादा। बल रत्न सिर्फ उस ग्रह का बल बढ़ाता है। तो आप जैसे बोल रहे कि मैं बुध का रत्न दान करूँ या ना, बुध भाई आपका नीच का बैठा है, तो रत्न दान करने से क्या होगा, धन संबंधी ज़्यादा नुकसान होगा, परिवार संबंधी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए भाई रत्न की सीधदार नहीं करना आपने। पहली बात, ग्रह आपके इतने खराब बैठे हैं, इनके तो वैसे नहीं करना। मंगल आपका वैसे ऑलरेडी सही बैठा है 21 डिग्री का, ये फार्मूला नोट कर लें। वो तो पहले जवान बैठे हैं, गुरु पहले ही आपका बैठा है, शनि 19 डिग्री का बैठा है। करना है तो सिर्फ मंत्र है, करना है आपको। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात कि शुक्र की जा रही है महादशा, और 24 तक इसकी अंतरदशा भी रहेगी, और 40 तक इसकी महादशा है। तो इसलिए मतलब शुक्र का सहारा लेना आपको बहुत जरूरी है। उनकी शरण में जाएं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा करें, कम से कम 2-3 माला ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप सुबह के टाइम बहुत लाजमी है। 2 माला जरूर करें। धन के लिए बुध ग्रह का जरूर करें, क्योंकि धन नीच के बैठा है, धन आपको धन ही नहीं बनने देगा। ये जो अच्छे लेके बैठे, लेकिन बुध को भी देखना जरूरी, जो धन का मालक है वही अगर खराब बैठे तो ये भी कुछ नहीं कर सकते। तो बुध ग्रह का भी 1 माला, 2 माला शुक्र ग्रह का, 1 माला बुध ग्रह का, 1 माला आप चंद्र ग्रह का भी कर सकते हैं। ऐसे ही करें। फिर चंद्र का रहने देखने ज़्यादा हो जाएंगे मंत्र आप 2 माला शुक्र ग्रह का, 1 माला सूर्य ग्रह का, 1 माला बुध ग्रह का जरूर करें। और रात के समय राहु का 1 माला, 1 माला केतु ग्रह का जरूर करें। बाकी जो भी आपके सवाल हैं वो हम डिस्कस करके आपको मैं बता दूंगा कि कौन से आपने मंत्र आप करने हैं। और आपको इस वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उसको जरूर देख लेना। उसमें बताऊंगा कि मंत्र आप कैसे करने हैं। राहु का देखो जी, आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसमें देख लेना। राहु का जो दान है सतनाजा, वो भी वीडियो भेजूंगा, सतनाजा कैसे बनाना है, कैसे दान करना है। और एक अलग से वीडियो भेजूंगा 9 ग्रह दान की, उसमें देख लेना कि राहु का दान कौन सा करना है और केतु का दान कौन सा करना है। बाकी शनि का ज़्यादा दान नहीं करना, सिर्फ इसका मंत्र आप करें। क्योंकि दान करने से, अगर इसको आप मान लो दान करते हो, इसकी 19 डिग्री को आपने 0 कर दिया, तो फायदा इसका एक अच्छा फायदा भी है कि विवाह का सुख दे रहा आपको, उसमें कमी आ जाएगी फिर। इसलिए इसका मंत्र आप करना है आपने। तो इनके तो लाइफ टाइम मंत्र आप करते रहो, बुध शुक्र सूर्य के, इनके आपने लाइफ टाइम मंत्र आप करने हैं। राहु केतु का भी लाइफ टाइम मंत्र करना है, क्योंकि ग्रह आपके काफ़ी खराब है। एक नवग्रह कवच का पाठ होता है, वो भी आपने जरूर करना है। तो बाकी जो भी सवाल है लिख लेना, फ़ोन कर लेना आप। तो रत्न फिलहाल कोई दार नहीं करना है।